नमस्कार, मैं डीके पांडे। क्यों भाई, सभी बच्चे आ गए हैं? ठीक, अब आज का क्लास शुरू करने चल रहे हैं। आप लोग अपना कलम और कापी लेकर तैयार रहिए। और देखिए, हम जब कुछ बोलते हैं या यहाँ समझाते हैं तो आप समझिए, और जब कुछ लिखते रहते हैं तो आप भी अपना नोट्स बनाइए, लिखते रहिए। कुछ लिखते हुए अपना समझते रहिए। समझ रहा है? आज का टॉपिक हमारा होगा अणुसंख्य गुणधर्म। टॉपिक क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म। इसे अणुसंख्य गुणधर्म इसे अंग्रेजी में कहते हैं, देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके। देखो, ये अणुसंख्य गुणधर्म है आपका। ये विलयन का गुण जानना है। और विलयन का गुण किस पर निर्भर करता है? अणुओं की संख्या पर। विलयन में, विलयन जब आप बनाएंगे तो विलयन में आपको मालूम है कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। जब किसी विलायक में कोई अब इसमें घोलना है आपको, तो घोलना है तो ये ध्यान देना, अवाष्पशील पदार्थ घोलना है। विलयन में अवाष्पशील पदार्थ को घोलना है, और अवाष्पशील पदार्थ को घोलने पर विलयन के जो गुण आपके प्राप्त होते हैं वो इनके कणों की संख्या पर ही, कणों के आधार पर ही निर्भर करते हैं, न कि कणों की प्रकृति पर। किस प्रकार का आप पदार्थ डाल रहे हैं विलयन में। जैसे ये देखिए, आप मान लीजिए ये पात्र हो गया आपका, इसमें यहां जल भरा हुआ है आपका। क्या ये विलयन है? नहीं, ये शुद्ध जल है, भी विलायक है। इसमें किसी भी पदार्थ को मिलाया नहीं गया है। लेकिन अब इसी में थोड़ा सा अवाष्पशील पदार्थ, जैसे आपका नमक डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, ग्लूकोज डाल दीजिए, यूरिया डाल दीजिए, किसी प्रकार का अगर इसमें आप मिला देंगे, जैसे नमक ही डाल दीजिए, NaCl, अब मिला दिया गया, अब ये आपका विलयन तैयार हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, पहले तो आपका विलायक के कण भी थे, विलयन के कण भी आ गए। ठीक है, तो कुल कणों की ये कण, उससे जो विलयन का गुण तैयार होगा, विलयन का गुण जो जानना होगा, इन्हीं दो के कणों के आधार पर ही तैयार करना है, और गुण उन्हीं के कणों के आधार पर ही जानना है। समझ रहा है? तो इसी से इसकी डिफिनीशन क्या तैयार होगी, देखिए, इसकी परिभाषा आप अपने लिख सकते हैं कि विलयन के ऐसे गुण, विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित या जो विलयन में अवाष्पशील पदार्थों को मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन में उपस्थित कणों की कुल संख्या, विलयन में उपस्थित कणों की कुल संख्या। अगर इतना कह देंगे कि किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन में उपस्थित कणों की कुल संख्या पर यह विलयन का गुण निर्भर करता है, या उसको परिभाषित जब करेंगे आप अपनी भाषा में, तो विलयन में उपस्थित कणों की कुल संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर, संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है न कि, अब यहां निर्भर तो करेगा, उसकी कणों की संख्या पर केवल निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर, न कि उसकी प्रकृति पर।
अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। देखिए, जब भी विलयन में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाएगा तभी वो विलयन तैयार होगा, और तो वह विलयन के ऐसे गुण जो उस विलायक में, यहां विलयन में न करके, सॉरी यहां विलायक कर दो, विलायक में, क्योंकि अवाष्पशील तब जब घोलेंगे तब आपका विलयन तैयार होगा। तो विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलेय को मिलाने पर विलयन में उपस्थित कणों की कुल संख्या और विलेय के कणों की संख्या दोनों का अनुपात पर ही ये विलयन, ये अणुसंख्य गुण निर्भर करता है। समझ रहा है? ये आपका कहता है अणुसंख्य गुण। अब ये अणुसंख्य गुण 4 प्रकार का होता है। अणुसंख्य गुण, या ऐसे लिख देंगे, अणुसंख्य गुण निम्न प्रकार के हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए, पहला जो, अब आपको यही चारों इंपॉर्टेंट है, चारों पढ़ना है आपको। अणुसंख्य तो ये अब उसकी परिभाषा हो गई। अब 4 गुण क्या है आपका? नंबर 1 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको कहते हैं अंग्रेजी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक घनत्व। नंबर 2 आपको पढ़ना है क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन या कह देंगे क्वथनांक उन्नयन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आप कर दीजिए चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट है आपका क्वथनांक में, ये दूसरा पढ़ना है आपको। नंबर 3 हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अवनमन माने कमी। अब देखो यहाँ पर उन्नयन का मतलब आपने पढ़ा है मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ, वहाँ भी आपने पढ़ा था उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन माने उच्च शिखर की ओर, अवनमन माने नीचे की ओर। तो ये कम, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया। और चौथा है आपका परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको 4 आपको पढ़ने हैं, ये 4 गुणधर्म आपको पढ़ने हैं इंटरमीडिएट में। और चारों कौन सा है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। इन चारों को आपको डिटेल पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे हम चलते हैं एक-एक को। अब देखिए, अब आप एक-एक को हम आपको समझाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो बड़े ही आसानी से सब पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 1 पहला आपको पढ़ना है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, या आप इसको लिखवाया गया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, इसका नाम ही है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अवनमन माने क्या होता है? कमी। अवनमन माने कमी, किसके? वेपर प्रेशर माने वाष्प दाब में, वाष्प दाब में कमी। अब वाष्प दाब में वाष्प दाब कहाँ लगता है, क्या होता है? आपने देखा होगा
जब कहीं भी घर पे बर्तन आप जल को रख दीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा किसी बर्तन से ढक दीजिए, तो आप देखिए कि जल की बूंदें ऊपर जाकर के एकत्रित हो जाती हैं, वाष्प वाष्प बनता है। जैसे आप देखते हैं नमक बनता है, पानी भी वाष्प बन करके ही बाहर निकल जाता है। नमक जहाँ तैयार होता है उसको पानी को समुद्री जल से क्यारियों में भर देते हैं और उसको उसमें से पानी क्या होता है, वाष्प बन करके ऊपर निकल जाता है। अब यहाँ पर अब देखिए, लेकिन वाष्प दाब में अवनमन कमी कहाँ हो रही है, इसको आपको जानना है। तो देखिए, मान लीजिए आप यहाँ इसको समझिए आसानी से कि एक आपके पास पात्र है, ठीक है। इस पात्र में आप मान लीजिए इसकी सतह तक यहां तक द्रव भरा हुआ है। अब ये वाष्प देखो दबाव कहां डालता है, ये जब जल की बूंदें यहां वाष्प के रूप में पड़ेंगी तो ये ऊपर की तरफ जाएंगी जल की बूंदें, तो ये जल की सतह पर जल की बूंदें सब ये ऊपर जाकर के यहां दबाव डालेंगी, ये ऊपर जाएंगी और ऊपर जाने के बाद अब यही वाष्प जब इसके ऊपर आ जाएंगी तो यहां से इस पे नीचे दबाव डालना शुरू होगा। जल की बूंदें ऊपर जा रही हैं और ये आकर के नीचे आपका करेंगी, आपका दबाव डालना शुरू होगी वाष्प का। जल की सतह पर वाष्प का दबाव माने जब वाष्प जल से वाष्प तैयार होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा जब, तो उसकी बूंदें ऊपर जाने के बाद उसकी सतह पर आकर के दबाव डालती हैं। समझ आ रहा, ये जल का वाष्प दाब कहलाएगा। अब इसमें किसी अवाष्पशील पदार्थ को डाल दिया जाए। अब एक और पात्र, ये देखिए दूसरा, ये मान लीजिए जल की बूंदें हैं, जल भरा हुआ है, इसमें जल के जितने कण हैं अपनी ऊर्जा से ऊपर को भागना चाहेंगे, वाष्प बन करके पूरी ऊर्जा से ऊपर भागना चाहिए। लेकिन अगर इसी में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए, जैसे नमक हो, चीनी हो या ग्लूकोज हो, यूरिया, कोई भी पदार्थ अगर इसमें मिला दिया गया, डाल दिया जाए, मान लीजिए नमक ही ये डाल दिया गया, नमक के जब कुछ कण जाएंगे तो अब आप ये बताएं कि नमक के कण वाष्पित तो होंगे नहीं, लेकिन नमक के कण इसमें जाके विलय हो जाएंगे। अब विलय होने नमक के कण भी तो ऊपर दौड़ा करेंगे। जिस प्रकार जल के कण क्या करते हैं, यहाँ इधर उधर तमाम प्रकार के ब्राउनी गति करते हैं, जिधर अनियमित गति दीवारों पर इधर उधर उसकी सतह पर बराबर गति करते हैं, उसी प्रकार ये जब नमक के कण भी जाकर उसमें विलय होंगे तो ये भी गति करेंगे, उसी प्रकार घूमेंगे। तो ये घूमते हुए जल के कण क्या करते हैं कि इसकी सतह पर कुछ जल, ये नमक के कण भी आ जाते हैं। अब जब नमक के कण सतह पर आ जाएंगे तो उसके क्षेत्रफल नमक के ये सतह के स्थान को तो ढक लेंगे। अब वहां से जल का वाष्प बाहर नहीं निकल पाएगा, हाँ जल का वाष्प बाहर नहीं, जितनी तेजी से यहाँ जल वाष्प दबाव डालेगा, अब यहाँ क्या उतना जल वाष्प के रूप में निकल पाएगा नहीं, क्योंकि नमक के जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो का करके इसकी सतह को आकर के घेर लिए हैं। तो यहाँ पर वाष्प की बूंदें कुछ कम आएंगी ऊपर और वो ऊपर से दबाव डालेंगी सतह पर। लेकिन किसमें अब दबाव कम होगा, वाष्प का दबाव इसमें विलय में, ये विलयन में, ये आपका शुद्ध विलायक है, शुद्ध जल, या इसको कह देंगे विलायक। देखिए विलायक में जितनी ऊर्जा के साथ, जितनी तेजी के साथ जल के पूरे कण, केवल जल के कण थे, ऊपर वाष्प बने और वो जल की सतह पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन यहां पर अविलय पदार्थ आपने मिला दिया, अब वो विलयन, अब ये क्या तैयार हो गया, आपका विलयन तैयार हो गया। अब विलयन में जो अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया गया, ये अवाष्पशील पदार्थ क्या करते हैं कि जल के ऊपरी सतह के कुछ क्षेत्रफल को ढक लेते हैं, जिसके कारण ये जल वाष्पित होकर के उतने कण बाहर नहीं जाते, जिससे वाष्प का दबाव कम हो जाता है। तो किसमें जल वाष्प का दबाव अधिक है, किसमें कम है, शुद्ध ये विलायक है, इसमें वाष्प का दबाव अधिक होगा जल वाष्प का, और इसमें क्या होगा, कम होगा। हाँ, तो ये अगर ये मान लें कि इसके जल का वाष्प दाब मान लीजिए पी नॉट मान लीजिए, और इसके जल का वाष्प दाब मान लीजिए पीएस हो गया, पीएस माने वाष्प दाब सोल्यूशन विलयन का है ये वाष्प दाब, ठीक है। तो कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी कैसे निकालेंगे, पी ये हो जाएगा आपका, हो गया। तो वाष्प दाब में जो कमी होती है इसी को कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। अब इसी से आप डिफिनीशन इसकी लिख सकते हैं कि देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील
देखो जो कुछ बोला गया, जो कुछ समझ करके अपने से वही परिभाषा आपको लिखना है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो विलेय पदार्थ के कणों द्वारा, विलेय पदार्थ के कणों द्वारा, अब इसके कणों द्वारा किसका घेरा जा रहा है? शुद्ध जल का ऊपरी सतह का कणों द्वारा कुछ शुद्ध जल के ऊपरी या कणों द्वारा कुछ स्थान या ऊपरी सतह, कुछ शुद्ध जल के ऊपरी सतह पर स्थान, विलेय पदार्थ के कणों द्वारा कुछ शुद्ध जल के ऊपरी सतह पर स्थान घेर लेने के कारण, स्थान घेर लेने के कारण विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर? शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा कि अधिक? कम हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए मैंने जब किसी अपने से बना के लिख सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो विलेय पदार्थ द्वारा शुद्ध विलायक, शुद्ध जो जल होता है उसके ऊपरी सतह पर का कुछ स्थान शुद्ध ये अवाष्पशील कणों द्वारा घेर लिया जाता है और उसके कारण विलायक का वाष्प दाब, ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ये वाष्प दाब का अवनमन हो गया और यहीं पर इस वाष्प दाब के अवनमन में चूंकि विलेय के कणों द्वारा घेरा जा रहा है तो वाष्प दाब के अवनमन और विलेय का, ये आपका विलेय पदार्थ, ये विलेय पदार्थ क्या है? आपका विलेय पदार्थ का ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के से डिवाइड कर दीजिए, अनुपात हो जाए तो अपेक्षिक, अपेक्षिक माने होता है रेसिप्रोकल अनुपात में, तो कहलाता है तथा, यहीं पर लिख लीजिए, तथा वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक, माने जो वाष्प दाब का अवनमन है उसमें शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जब उससे डिवाइड कर देंगे तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन तैयार। अब मान लेंगे यदि, माना या यदि यहां पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लीजिए पी नॉट है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपने क्या माना है? पी नॉट, तथा विलयन का वाष्प दाब पी एस है, तो पी नॉट माइनस पी एस वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन तथा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है।
ये आपका कंप्लीट हो गया वाष्प दाब का अवनमन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक अवनमन, अब इसको अपेक्षिक अवनमन से ही बाद में अणु भार की गणना, मतलब कितने विलेय पदार्थ मिलाए जाए गए, विलेय पदार्थ के अणु भार की गणना करना है। तो अणु भार की गणना करने के लिए पहले राउल्ट का नियम आपको जानना बहुत ही जरूरी है, समझ रहा है, राउल्ट का नियम। अब इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर राउल्ट का नियम चलते हैं आपको। राउल्ट का नियम समझ आ रहा है। अब अगला आपका पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखो ये अलग से भी राउल्ट का नियम आप अलग से भी पूछा जाता है, 1 नंबर का या 2 नंबर का, समझ आ रहा है। तो जब वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से अणु भार की गणना करेंगे, मतलब किसने विलेय अवाष्पशील विलेय पदार्थ को खोला गया है, तो उसके लिए आपको ये राउल्ट का नियम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको जानना। राउल्ट का नियम, देखिए राउल्ट का नियम किसे क्या है कि जब किसी विलायक में अविलेय, लेकिन वहां अविलेय पदार्थ खोला जाएगा विद्युत अनपघट, माने नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो पदार्थ आयनित नहीं होता जल में घोलने पर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अनपघट, समझ आ रहा है ना। तो वो क्या होता है कि यही वाष्प दाब का, या एक लाइन का आप बता सकते हैं खाली, अगर आपको आसान और न याद हो तो एक लाइन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, मोल प्रभाव भी आप पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। या इसी को थोड़ा सा बढ़ा करके डिफिनीशन आप लिखेंगे तो देखिए, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ को घोलने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक, थोड़ा सा इसमें एक और बढ़ा दोगे कि इस नियम के अनुसार, जब आप उसको नियम दे रहे हैं राउल्ट का नियम, तो यहीं पर बढ़ा देंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। अब इसके बाद जहां कहीं भी किसी का नियम देते हैं तो वहां एक थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ को घोलने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। देखिए, जब किसी भी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ का घोलेंगे, समझ रहा है, तो उसमें जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वह विलयन में विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। जैसे अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी आपने पढ़ा है राउल्ट के नियम के अनुसार। अब क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम के अनुसार आप अभी आपने पढ़ा है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू, अब विलेय का मोल प्रभाव आपने पढ़ा भी है, विलेय का मोल प्रभाव होता है स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N, ये आपने पढ़ा है। ये आपका इतना तो हो जाता है राउल्ट का नियम। ये इसी से आप अणुभार की गणना भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो निकाला जाता है इसी से मॉलिक्यूलर वेट की भी गणना कर सकते हैं। ये अब मॉलिक्यूलर वेट जहां n क्या है, जहां स्मॉल n बराबर आपको बताया गया है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N सॉल्वेंट विलायक के मोलों की संख्या, ये हो गया। इससे अब आप फार्मूला और छोटा कर सकते हैं, इसको देखिए, इससे फार्मूला आपका ये, अगर n मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या बराबर आपने पढ़ा है कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, आपने पढ़ा है। तो अगर मोलों की संख्या, अब इसमें चूंकि ये राउल्ट का नियम है तो इतने से नहीं निकालना है। अभी राउल्ट का नियम, चूंकि राउल्ट के नियम में कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ शर्त होते हैं,
कि राउल्ट का नियम केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर, केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर ये डेविएशन विचलन प्रदर्शित करते हैं, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता, केवल तनु विलयन होता है। क्योंकि राउल्ट का नियम, अब यहाँ इसको सूत्र, ये राउल्ट का नियम आएगा तब तो आप इतना दे देंगे, लेकिन राउल्ट का नियम जो होता है केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि सांद्र विलयन पर ये विचलन प्रदर्शित करते हैं, डेविएशन प्रदर्शित करते हैं। समझ आ रहा है? तो लिख देंगे चूंकि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है, सांद्र पर नहीं। सांद्र पर ये विचलन प्रदर्शित करते हैं, यहां दे देंगे, सांद्र पर ये विचलन प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब तनु विलयन पर लागू होगा तो तनु विलयन में एकदम तनु विलयन बनाना है तो विलय की कितनी मात्रा मिला जाए? एकदम अति सूक्ष्म, बहुत कम मात्रा। यदि विलय की अति सूक्ष्म मात्रा है मिलाया जाए, यदि विलायक की अपेक्षा, यदि विलायक की अपेक्षा विलयन में, विलायक की अपेक्षा विलयन में विलय की अति सूक्ष्म मात्रा उपस्थित हो, अति सूक्ष्म मात्रा उपस्थित है, तो अब देखो अति सूक्ष्म माने बहुत अल्प मात्रा में ये विलय की मात्रा उपस्थित है, नगण्य के बराबर। ये थोड़ा सा मिला दिया गया कि विलयन बन गया आपका, तो क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो गया कि ये विलय की जो विलय की मोलों की संख्या है यन, इससे तो कहीं बहुत अधिक हो जाएगा विलय का मात्रा, तो इसको नगण्य मान लिया जाता है। इसलिए एन प्लस एन इक्वल टू कैपिटल एन मान लेते हैं, केवल विलायक ही मान लिया जाता है। इसको जब इस सूत्र पे कर देंगे तो ये हो जाएगा, या अब डायरेक्ट यहाँ ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको लिख देंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये हो गया। अब इसी से आप अणुभार की गणना करेंगे। एन क्या है? मोलों की संख्या। अब इसी में मोलों की संख्या को आप चेंज कर, चूंकि मोलों की संख्या निकालना है तो आप अलग अलग मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है। अब यहां मान लेंगे यदि विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ये अणुभार स्मॉल एम, विलय का अणुभार स्मॉल एम और विलय का भार स्मॉल डब्ल्यू मान लीजिए, या ए बी करके आप मान लीजिए, ए बी करके आपको लफड़ा तो छोटा है, आप मान लीजिए आसानी से। विलय का भार स्मॉल डब्ल्यू, विलय का अणुभार स्मॉल एम, विलायक का भार, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू और विलायक का अणुभार, अणुभार कैपिटल एम, ये मान लेंगे। तो अगर ये रख देंगे इसमें मान, तो अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ आगे बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। इसी पर आप मान रख देंगे, देखिए ये आप कर दे रहे हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, अब एन का मान भार बटे अणुभार, यानी भार बटे अणुभार डब्ल्यू बटे एम, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बटे विलायक का कैपिटल एन है तो विलायक का भार बटे अणुभार कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये हो गया। या पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू, अब प्लटिफाई कर देंगे क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये इससे आप अणुभार की मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे, ये आपका हो गया, समझ आ रहा है। अच्छा इसको, इससे आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा देना चाहते हैं कि अगर ये कितना मात्रा मिलाया जाए कि विलयन तनु माना जाए उसको, हाँ। अब सूक्ष्म में कितना, जैसे आप कहा जाता है कि आज टेम्परेचर बहुत अधिक है तो टेम्परेचर का मान को निश्चित है, तो उससे अगर अधिक होगा तब आप कहेंगे अधिक है, कम होगा तब कहेंगे अधिक अधिक है। तो अगर ये इसको, अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद जगह थोड़ा कमी है तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, या इतने से भी सुन लीजिए, इतने से भी अगर आप निकालेंगे तो अणुभार आपका सही है, इतना हो गया। देखिए
एक चीज और आपको दे रहे हैं इसमें कि यह निश्चित करना अगर नहीं होता कि विलयन तनु है अथवा सांद्र, हाँ, चूंकि तनु विलयन पर ही लागू होता है तो यह निश्चित करना संभव नहीं है, चूंकि यह निश्चित करना असंभव है कि विलयन तनु है अथवा सांद्र। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक और टिप्स दे रहे हैं, अगर इस तरीके से लगाएंगे तो कभी गलती, तनु हो चाहे सांद्र हो आप उस, अब देखिए उसमें राउल्ट का नियम क्या था, राउल्ट का नियम P नॉट माइनस पी एस इक्वल टू अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N, ये था। अगर इसका व्युत्क्रम कर देने पर, व्युत्क्रम करने पर, जब व्युत्क्रम कर देंगे तो उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा P नॉट अपॉन P नॉट माइनस पी एस इक्वल टू, ये उलट जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, ये हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे अगर, तो P नॉट अपॉन P नॉट माइनस पी एस इक्वल टू, देखिए n अपॉन n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, ये इसका मान 1 हो जाएगा, या P नॉट अपॉन P नॉट माइनस पी एस इक्वल टू इसका 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n हो गया। अगर 1 को इधर लेते जाइए तो P नॉट अपॉन P नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ये हो गया। अब इसको ये आगे बढ़ा दीजिए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपॉन P नॉट माइनस पी एस, ये हो गया इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। अब देखिए ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका पी एस अपॉन P नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, हो गया। अब इसका फिर व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम करने पर, तो अब ये हो जाएगा P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट नहीं, अब पी एस आ जाएगा, देखिए है ना, इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल M। अब आप स्मॉल n का मान या P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू ये वही चीज़ स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W, ये इससे अगर आप देखिए यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा अंतर क्या है, वहाँ आपका P नॉट बटे में आया है और यहाँ पी एस आया है, तो ये दोनों में आपको लेकिन मामूली अंतर आता है, आंसर में थोड़ा सा अंतर आता है। तो अगर आपको ये दिक्कत याद है तो इससे भी आप कर लेंगे, इससे करेंगे तो तनु विलयन, विलयन चाहे तनु हो चाहे सांद्र हो, सबके लिए ये है आपका। जब ये निश्चित करना नहीं होता कि विलयन तनु है अथवा सांद्र, उसके लिए ये फार्मूला। ठीक है, तो आप दोनों एक ही चीज़ है, सेम, थोड़ा सा यहाँ पी नॉट माने ये शुद्ध जल का वाष्प दाब यहाँ रहेगा, और यहाँ क्या है उसमें, वहाँ शुद्ध जल का वाष्प दाब, यहाँ विलयन का वाष्प दाब से डिवाइड करना है। ठीक है, ओके, कंप्लीट, ये धन्यवाद।